हर इंसान अपनी किस्मत भी साथ लेकर आता है। इंसान की पैदाइश के साथ ही उसकी किस्मत भी खेलती है। कभी उसे मान देती है तो कभी बुलंदी के मुकाम पर पहुंचा देती है, जहां दुनिया के लोग उसे देखकर तारीफ करें। आज मेरी कहानी सुनकर आप शायद किस्मत के पलटने पर यकीन कर लें। मेरी कहानी जिंदगी से हारे हुए इंसान के लिए एक उम्मीद है। कहानी की शुरुआत में आपको दुख, तकलीफ, गम और एहसास हर चीज महसूस होगी। मेरा नाम जुनैद है। मेरे सर पर वो वक्त तब पड़ा जब मैं सिर्फ 10 साल का था। 3 छोटे बहन भाई थे और मेरी जिम्मेदारी भी उसी उम्र में मुझे संभालनी थी। उस वक्त मेरी माँ बीमार थी, घर चलाना था, बहन भाइयों की देखभाल करनी थी और माँ का इलाज भी करना था। मेरी नन्ही उम्र में स्कूल का अधूरा ख्वाब छोड़कर मुझे रोजगार की तलाश में निकलना पड़ा। मैं टायर पंचर की दुकान के सामने खड़ा था। मेरे हम उम्र 2-3 लड़के भी काम कर रहे थे। दुकान के मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने पूछा, क्या हुआ लड़के, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा, मुझे काम चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हें यह काम आता है? मैंने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं जल्दी ही सीख लूंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम एक शरीफ लड़के हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है, तुम्हारा दिमाग भी तेज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई फिर से शुरू करो। मैंने कहा, उस्ताद, मैं पढ़ाई तो शुरू कर दूंगा, लेकिन खर्चा मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, तुम किसी सरकारी स्कूल में दाखिला ले लो, यूनिफॉर्म और किताबों का खर्चा मैं दूंगा। मेरे लिए यह हौसला अफजाई काफी थी। यूं मैंने एक बार फिर स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे छोटे बहन भाई भी स्कूल जाने लगे। मुझे अब रात का नाम भी ढूंढना पड़ा, क्योंकि घर का खर्च चलाना और माँ के लिए इलाज आसान नहीं था। मैंने होटल में काम करना शुरू किया। वहां तरह तरह के लोग आते थे। किसी का मकसद सिर्फ पेट भरना था तो किसी का मजा लेना। मैं उन लोगों के उठने, बैठने, बोलने और हंसने का तरीका देखकर काफी कुछ सीख रहा था। मेरी आदत थी कि जब तक होटल पूरी तरह खाली ना हो जाए, मैं वहां से नहीं जाता। होटल वाले ने बर्तन धोने के लिए भी लड़का रखा हुआ था। वो लड़का जब थक जाता तो प्लेटों में बचे खाने और रोटी के टुकड़े डस्टबिन में डाल देता। मुझे उसका यह तरीका बहुत तकलीफ देता था। एक दिन मैंने उससे कहा, दोस्त, मेरी एक बात मानो, तुम ये बचे हुए टुकड़े डस्टबिन में फेंकने की बजाय एक प्लेट में जमा कर दिया करो। मेरी बात सुनकर वो शक कर रहा था कि मैं ये खाना उसे घर लेकर जाने के लिए मांग रहा हूँ। उसकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने कहा, दोस्त, मुझे गलत मत समझो, ये बचा हुआ खाना मैं किसी जानवर के सामने डाल दूंगा जो भूख की वजह से भटकते हैं। हो सकता है हमारी इस छोटी सी नेकी से हमारा रब खुश हो जाए। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, भाई, तुम तो बड़े समझदार लड़के हो। मैं ये बचा हुआ खाना अब डस्टबिन में नहीं फेंकूंगा, बल्कि तुम्हें दे दूंगा। अगले दिन उसने सच में वो बचा हुआ खाना मुझे दे दिया। मैं उसे बाहर ले आया और इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी मुझे एक छोटा सा मासूम कुत्ता भौंकते हुए नजर आया। शायद भूख की वजह से ही वो चिल्ला रहा था। मैंने वो खाना उसके सामने रख दिया। कुत्ता मेरी तरफ बड़ी ही मासूम नजरों से देख रहा था। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। वो खुश होकर खाना खाने लग गया। अब मैं रोजाना होटल पर काम करता और तब तक वो कुत्ता भी मेरी वजह से वहीं रहता था। कुछ दिन बाद कुत्ता वहां से चला गया। शायद उसे कोई और ठिकाना मिल गया। होटल का काम छोड़ने के बाद घर के हालात थोड़े बेहतर हुए, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ खर्च भी बढ़ते हैं। 16 साल की उम्र में मैं मैट्रिक कर चुका था और अच्छा खासा काम भी सीख चुका था। टायर पंचर की दुकान पर काम करते करते मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कोई बड़ा हुनर सीख लूं तो शायद घर के हालात और बेहतर हो जाएं। हमारी दुकान पर बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आते थे, कभी गाड़ी सही करवाने तो कभी धुलवाने। जब मालिक अपनी गाड़ी लेने आते तो मैं पहले गाड़ी चलाकर चेक करने लगा और उसके बाद सही करने में ध्यान देता। धीरे धीरे मैंने गाड़ी चलाना भी सीख लिया। अल्लाह ताला ने दिमाग बहुत अच्छा दिया था। 2 साल की मेहनत के बाद मैं माहिर ड्राइवर बन चुका था। अब मैं 19 साल का हो चुका था। छोटे बहन भाई भी धीरे धीरे जवानी की उम्र में कदम रख रहे थे और घर का खर्च भी काबू से बाहर होता जा रहा था। माँ पहले से ज्यादा बीमार रहने लगी थी। ड्राइविंग तो मैंने सीख ली थी, लेकिन चलाने के लिए एक गाड़ी चाहिए थी और पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया, तुम थोड़ी बहुत रकम देकर किस्तों पर गाड़ी ले सकते हो। मेरा एक जानकार किस्तों पर गाड़ियां देता है, अगर कहो तो बात करवाऊं। उसकी बात मुझे अच्छी लगी। मैंने फौरन कहा, जरूर बात करो, अगर मुझे गाड़ी मिल गई तो मैं अच्छा खासा काम जुटा सकता हूं। अब मैं बेचैनी से इंतजार करने लगा कि वो अपने जानकार से कब बात करता है। कुछ दिन बाद वो खुशी से आया और बोला, तुम्हारी बात हो गई है, वो आदमी तुम्हें गाड़ी देने पर राजी है, लेकिन याद रखना, किस्तों पर ली गई चीज में सूद बहुत लगता है। ये गाड़ी चुकाते चुकाते 5-6 साल लग जाएंगे। जो भी कदम उठाओ समझदारी से उठाना।
घर के हालात बदलने की कोशिश में मैंने ये बात नज़रअंदाज कर दी कि वो मुझसे कितना सूद वसूल करेगा। आखिरकार दोस्त के इसरार पर उसने मुझे उस शख्स से मिला दिया। गाड़ी महंगी थी, थोड़ी रकम मेरे दोस्त ने दी और थोड़ी मैंने। एडवांस देकर मैंने वो गाड़ी ले ली। वो गाड़ी मेरे लिए ख्वाब जैसी थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी साबित नहीं होती। यही मेरे साथ हुआ। गाड़ी लिए कुछ ही वक्त बीता था कि अचानक माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल ले गए तो पता चला कि उनके गुर्दे खराब हो चुके हैं और उन्हें लंबे इलाज की ज़रूरत है। सरकारी अस्पताल में छोड़ना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ को मौत के मुंह में धकेल रहा हूँ। यही सोचकर मैंने फैसला किया कि उनका इलाज अच्छे प्राइवेट अस्पताल में होगा। मगर ये फैसला मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल के बड़े बड़े बिलों ने मेरी कमर तोड़ दी। छोटे भाई बहन भी स्कूल में थे, उनके खर्च भी बढ़ते जा रहे थे। हालात इतने ख़राब हो गए कि आखिरकार माँ को प्राइवेट अस्पताल से निकालकर सरकारी अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। ऊपर से हर महीने गाड़ी की किस्त भी भरनी होती थी। मेरा वजूद कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा था। इधर उधर से उधार लेकर मैंने अपनी ज़िंदगी को बोझ बना लिया था। अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश अब मेरे लिए डर का रूप ले चुकी थी। जब भी घर जाता तो छोटी बहन रोते हुए कहती, भाई आज एक आदमी आया था, कह रहा था कि आपने उससे कर्ज लिया है। वो कह रहा था कि इसकी जिम्मेदारी आप पर है। बताओ ना भाई, आपने कर्ज क्यों लिया? अब वो क्या करेगा? उसके मासूम चेहरे पर डर और मायूसी साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ सूद पर ली हुई गाड़ी मेरी जिंदगी का सबसे महंगा सौदा बन चुकी थी। किस्त ना भरने की वजह से सूद बढ़ता ही जा रहा था, जिसे मैं चाहकर भी खत्म नहीं कर पा रहा था। जिंदगी ने मुझे धीरे धीरे निचोड़ दिया था। अब तो यार दोस्त भी मुझे देखने से कतराने लगे थे। उन्हें लगता था कि कहीं मैं उनसे कर्ज ना मांग लूं, इसलिए सब मुझसे दूर भागने लगे थे। इन हालात ने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया था। मुझे काम करना ही था ताकि घर के हालात बेहतर हो सकें। मैंने खुद से वादा किया था कि अपने बहन भाइयों को एक अच्छा मुस्तकबिल दूंगा। उन्हें तेज धूप में जलने के लिए कैसे छोड़ देता। मुझे पता था कि छोटी उम्र में कमाने निकलना अपने आप को दुनिया के जालिम रवैयों के सामने फेंकने जैसा है। मेरे छोटे बहन भाई मेरी जान थे। मैं कैसे बर्दाश्त करता कि दुनिया उन्हें ताने दे या गलियां सुनाए। गाड़ी की किस्त दिए हुए 3 महीने हो चुके थे। गाड़ी अभी मेरे नाम भी नहीं हुई थी, क्योंकि किस्तें पूरी नहीं हुई थी। गाड़ी का मालिक बार बार फोन करता और धमकी देता, गाड़ी वापस कर दो वरना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। लगता था जिंदगी से हार जाना मतलब अपने लिए जहन्नुम खरीद लेना है। दुनिया में तो मैं पहले ही जलील हो चुका था, कम से कम आखिरत को तो बचाऊं। लेकिन उम्मीदें अब दम तोड़ने लगी थी। मोहल्ले वाले सब हालात जानते थे, मगर मदद कोई नहीं करता था। हाँ, मशवरे सब देते थे। मौलाना से तावीज़ ले आओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह हालात बदल देगा। जब इंसान ऐसे मोड़ पर आ जाए तो उसे जीने से ज़्यादा मरना आसान लगने लगता है। मैं गाड़ी पूरे दिन रोड पर चलाता कि शायद कोई अच्छी सवारी मिल जाए और दिन कट जाए। लेकिन ज़िंदगी जब झटका देती है तो इतना ज़ोरदार देती है कि इंसान के सारे हौसले चकनाचूर हो जाते हैं। आज सुबह से गाड़ी वाला 3 बार फ़ोन कर चुका था। अब वो धमकियों के साथ गालियां भी देने लगा था। बोला 2 दिन में गाड़ी नहीं लौटाई तो पुलिस भेज दूंगा। उसकी धमकियों का मुझे कोई डर नहीं था। परेशानियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि लगता था अगर आज मुझे फांसी पर भी चढ़ा दें तो शायद मैं खुद ही हाँ कर लूं। यूं ही बेमकसद गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते मैं एक सुनसान रोड पर पहुंच गया। कंधे झुके हुए, नजरें खाली। सुबह ही पेट्रोल भरवाया था। कहते हैं जब वक्त बुरा हो जाए तो इंसान भी साथ छोड़ देते हैं, मगर ये गाड़ी कमाल की बात है। इस मुश्किल घड़ी में भी मेरा साथ दे रही थी। गहरी सोचों में डूबा, पता ही न चला कि मैं गाड़ी को कहाँ ले आया हूँ। सामने सिर्फ जंगल था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक सुनसान सड़क और उसके दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ। दूर दूर तक किसी इंसान का तो क्या, जानवर का भी कोई निशान नहीं था। मैंने मन में सोचा, इस सुनसान सड़क पर मैं किसे बिठाऊंगा? इंसान तो यहां मिलना नामुमकिन है। अपनी ही सोच पर मैं हल्का सा हंस दिया। मैं गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाकर वापस मोड़ने ही वाला था कि अचानक दूर सड़क पर इंसानों की हल्की सी हलचल दिखाई दी। मैं हैरान रह गया कि इस वीराने में कोई इंसान कैसे हो सकता है, मगर सवारी की उम्मीद में मैंने गाड़ी उसी तरफ बढ़ा दी। वो चारों आदमी जैसे किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। मैं उनके पास रुका और पूछा, कहाँ जाना है? उनमें से एक बोला, यहां से आधा मील आगे। मैंने कहा, जाऊंगा, लेकिन किराया थोड़ा ज्यादा लगेगा। वापसी में यहां कोई सवारी नहीं मिलती। वो फौरन बोले, हम डबल किराया दे देंगे।
मैंने सर हिलाया और उन्हें बैठने का इशारा किया। चारों पीछे बैठ गए। सबने एक जैसे पुराने कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उनका लिबास थोड़ा अजीब लग रहा था। मन में मैंने तय किया कि उनसे डबल किराया नहीं लूंगा, जितना बनता है उतना ही लूंगा। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उनमें से एक ने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लगते हो। मैं हल्का मुस्कुराया और बोला, परेशान नहीं, बस ऐसा लगता है कि मंजिल पर नहीं, आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका हूं, जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत है। न कोई सहारा बचा है, न जीने की उम्मीद। दुख और परेशानियों ने इतनी पकड़ ली है कि पता नहीं जिंदगी का दिया कब बुझ जाए। मेरी बातें सुनकर चारों कुछ देर चुप रहे। फिर एक ने धीरे से कहा, नौजवान, जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती। किसी को पहले खुशी और बाद में दुख मिलता है, और किसी को पहले दुख और बाद में खुशी। हो सकता है तुम्हारे हिस्से की खुशी अभी बाकी हो। मैंने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है, देखते हैं जिंदगी मुझ पर कैसा रंग दिखाती है। गाड़ी में खामोशी छा गई। चारों संजीदा चेहरे लिए बैठे थे। मैं भी अब कोई बात नहीं करना चाहता था। तभी आगे वही बोर्ड दिखाई दिया जहां उतरने के लिए उन्होंने कहा था। मैंने गाड़ी रोककर कहा, आप लोगों की मंजिल आ गई। चारों नीचे उतर गए। मैं भी किराया लेने के लिए गाड़ी से उतरा। अभी खड़ा ही था कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। मिट्टी का ऐसा तूफान उठा कि आंखें और मुंह तक भर गया। जोरदार झोंकों ने कपड़ों को झकझोर दिया। मिट्टी सीधी आंखों में घुस गई थी। मैं घबराकर अपनी आंखें रगड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे आगे सब अंधेरा छा गया हो। मैं लगातार आंखें मसलकर मिट्टी निकालने की कोशिश कर रहा था। जब हवा थमी तो मेरी आंखों के आगे आया हुआ धुंधला मंजर साफ साफ नजर आ रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो चारों वहां से गायब थे। वो जाते भी तो इतनी जल्दी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकते थे। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिना किराया दिए यूं गायब हो जाना, इंसान इस कदर भी धोखा दे सकते हैं। मैं गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और खुद को कोसने लगा कि मैं इस सुनसान इलाके में आया ही क्यों। शायद दुख और थकान की हालत में मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। गाड़ी कुछ दूर चली ही थी कि मेरी नजर पीछे के शीशे में पड़े कलर वाले बैग पर पड़ी। मैं चौंक गया। ये वही बैग था जो मैंने उन लोगों में से एक के हाथ में देखा था। मतलब वो लोग अपना सामान गाड़ी में ही भूल गए थे। पहले तो एक पल के लिए दिल में अजीब सी खुशी हुई, पर फौरन ही ख्याल आया, कहीं इसमें उनकी कोई जरूरी चीज तो नहीं। थोड़ी दूर जाकर मैंने गाड़ी रोकी, पीछे का दरवाजा खोला और बैग उठाया। छोटा सा बैग था, पर भारी लग रहा था। मैंने उसे खोला तो सबसे ऊपर एक कागज रखा था। मैंने कागज उठाकर पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, इस बैग में रखा खजाना उस इंसान के लिए है जो हमें नाउमीदी की हालत में मिला है, मगर जिसने अपनी जिंदगी में कम से कम एक नेकी जरूर की है, वही इस खजाने का हकदार है। मैंने नीचे देखा। बैग सोना, चांदी, हीरे और कीमती मोतियों से भरा हुआ था। इतना खजाना, और वो चारों इसे यूं ही छोड़कर चले गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मैंने बैग बंद किया और उसे आगे वाली सीट पर रख लिया। दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या वो लोग चोर डाकू थे? लेकिन उनकी शक्ल सूरत किसी डाकू जैसी बिल्कुल नहीं थी। और अगर चोरी की दौलत होती तो क्या वो इतना साफ लिखा हुआ नोट छोड़ते? कागज की तहरीर जैसे सीधी मेरी तरफ इशारा कर रही थी। नाउमीदी, मायूसी, यही हालत तो मेरी थी। तो क्या ये खजाना मेरे लिए था? अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दिल पर से जैसे इख्तियार उठ गया हो। एक पल को ऐसा लगा मानो मैं जमीन पर नहीं, आसमान में उड़ रहा हूं। लेकिन उस कागज में जिस नेकी का जिक्र था, मैं वही सोचता रह गया। आखिर मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी भलाई की थी जिसका बदला आज मुझे इतने बड़े खजाने की सूरत में मिला है। घर पहुंचते ही मेरा भाई और मेरी दोनों छोटी बहनें परेशान चेहरों के साथ मेरा इंतजार कर रही थीं। मेरे अंदर आज पहले से ज्यादा डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। मैं उन्हें क्या बताता कि उनकी आंखों में जो परेशानी है वो आज हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। बैग उठाकर मैंने अपने कमरे में छुपा दिया। खजाने का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर मैंने सबसे जरूरी काम पूरे किए। जिंदगी अचानक खूबसूरत लगने लगी। ऐसी खुशी का तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे छोटे बहन भाई लगातार मुझे देखते रहे होंगे।
शायद इसलिए क्योंकि कल तक मेरे चेहरे पर मायूसी छाई रहती थी और आज वहां एक सुकून भरी मुस्कान थी। वक्त यूं ही गुजर गया, पता ही नहीं चला। मैंने माँ का इलाज मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल में करवाया। उनका नया गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ और वो जैसे फिर से जी उठी। छोटे भाई को मैंने पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। दोनों बहनों की शादी इतनी शानदार तरह से की कि लोगों ने हैरत से दांतों तले उंगलियां दबा लीं। कल तक जो लोग मेरा मुंह देखने से कतराते थे, आज वही मेरी फैक्ट्री में नौकरी मांगने के लिए फोन करते थे। शायद यही वक्त का खेल है। बुरा वक्त हो तो अपना साया भी साथ छोड़ दे और अच्छा वक्त हो तो अजनबी भी एक लम्हे की मुलाकात को अपनी किस्मत समझे। अब मैं इस समाज में एक बुलंद मुकाम हासिल कर चुका था, लेकिन कभी कभी अचानक वो चारों अजनबी याद आ जाते और मैं फिर सोच में पड़ जाता, आखिर वो कौन सी नेकी थी जिससे मैं इस खजाने का हकदार बना। मेरी याददाश्त में ऐसी कोई बात नहीं थी जो इस काबिल लगे। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं कहां से कहां पहुंच गया। अब इस मुल्क में मेरी एक नहीं बल्कि 3-4 फैक्ट्रियां थी। नाम, इज्जत, दौलत सब कुछ था। माँ भी अपनी जिंदगी के चंद हसीन साल गुजार कर आखिरकार इस दुनिया से चली गईं, लेकिन मुझे सुकून था कि मैं उन्हें सबसे बेहतर इलाज और सुकून दे पाया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि उन्हें जिंदगी में किसी चीज की तकलीफ ना हो। दिल में कोई लालच या खुदगर्जी नहीं था। वक्त का पहिया थोड़ा और सरका और मैं अपने बड़े घर में अकेला राहत महसूस कर रहा था। एक रात मैं अकेला बैठा था। चांद की चांदनी इस शहर और माहौल को अजीब सा खौफनाक बना रही थी। मैं कुर्सी पर सर रखकर सुकून के अंदाज में बैठा था। तभी दिल में ख्याल आया, अंदर जाऊं और थोड़ी चहल पहल देखूं। जैसे ही मैं उठने लगा, दरख्तों के साये में मुझे 2 हल्की परछाइयां चलते हुए दिखाई दी। दिल में ख्याल आया, कहीं चोर तो नहीं है। मैं अपनी जगह से उठा और उनके करीब गया। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई दरख्तों से कूड़ा फेंक रहा है। मैं तेजी से पलटा और चारों तरफ देखने लगा। सन्नाटा था। फिर अचानक पीछे हंसने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे 3-4 लोग आपस में मिलकर हंस रहे हों। अब मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ मेरी सोच नहीं, हकीकत में ऐसा हो रहा है। मैं एक बार फिर पलटा और देखा, धुएं की शक्ल में हवेली से इंसानी रूप उभर रहे थे। मैं चौंक गया। वो चारों वही थे जो उस दिन मेरी किस्मत पलटने वाली सवारी थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक ने कहा, नौजवान कैसे हो? यकीनन तुम हमें नहीं भूले होगे, और भूल भी कैसे सकते हो? आखिर हमने तुम्हारी जिंदगी बदलने में किरदार अदा किया है। मैं थोड़ी देर होश में नहीं था, फिर हकलाकर बोला, जी सर, भला मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन आपके इतने कीमती खजाने को देने का मकसद मैं समझ नहीं पाया। आज तक मेरी समझ में ये गुत्थी नहीं सुलझी, आपने इतनी मेहरबानी क्यों की? चारों हंस पड़े। एक ने कहा, आज यही बताने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए और तुम समझ सको कि इस खजाने के हकदार कैसे थे। चलो तुम्हारी जिंदगी के उस हिस्से में चलते हैं। जब तुम होटल में काम कर रहे थे, तुम्हारी उम्र सिर्फ 12 साल थी, मगर तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और सब्र किसी बड़े इंसान को भी मात देती। अब वहीं से कहानी शुरू होती है। तुम पूरी ईमानदारी से होटल में काम कर रहे थे। तुम भले हालात के आगे मजबूर थे, लेकिन तुम्हारे दिल में कभी लालच ने जगह नहीं बनाई। तुम्हारा रोज का काम था कि होटल में बचा हुआ खाना एक छोटे कुत्ते के आगे डालते और उसका पानी भी उसी के सामने रखते। वो कुत्ता तुम्हारे लिए इतना वफादार था कि रोज तुम्हारे आने का इंतजार करता। वो आसपास होटल के सामने बैठा रहता, जैसे कह रहा हो, तुम आओगे और मुझे खाना दोगे। दुनिया की नजरों से छुपाने की वजह ये थी कि वो कुत्ता कोई आम जानवर नहीं था, वो हमारे सरदार का बेटा था। जब वो छोटा था, खेलते खेलते उसने गलती से एक शैतान का अमल खराब कर दिया। शैतान उस वक्त अपना एक खास अमल कर रहा था और छोटे बच्चे को ये पता नहीं था। अमल के बिगड़ने की वजह से शैतान ने उसे जानबूझकर जानवर की शक्ल में डाल दिया। इंसान नफरत और डर के साथ उसे देखते थे और वो दुनिया में अकेला पड़ गया। हमारे सरदार को ये बात बाद में पता चली। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन बेटे की मोहब्बत में उसकी हिम्मत बढ़ गई। सरदार ने खास अमल किया और बेटे की हिफाजत में रखने का इंतजाम किया। अब हमें अपने सरदार के बेटे से मिलने का इंतजार था। पूरा वक्त वो दूर से निगरानी में रखा गया। शैतानी अमल की वजह से उसके करीब नहीं जा सकते थे, इसलिए हम उसे दूर से देखते रहे। तुमने उसे खाना देना शुरू किया। जब भी तुम होटल में होते, उसका ख्याल रखते। जब हमने तुम्हारे इस नेक काम को देखा तो खुशी खुशी अपने सरदार के पास गए और तुम्हारा जिक्र किया। सरदार ने तुम्हें देखना चाहा। एक दिन वो हमारे साथ आया और तुम्हारे उस अमल को देखा जिसमें तुम छोटी जनजाति के लिए ऐसा कर रहे थे। वो बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने हमसे कहा कि जब तक शैतानी अमल का असर रहेगा,
तुम्हें उस पर और अपने काम में नजर रखनी होगी। इस तरह वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन तुम्हारा नेक इरादा और ईमानदारी सबको दिख रही थी। फिर एक दिन आया जब सरदार का बेटा शैतान के असर से पूरी तरह आज़ाद हो गया और अपनी असली हालत में वापस आकर सरदार के पास पहुंच गया। उसकी ज़िंदगी बचाने में तुमने एक ख़ास किरदार अदा किया था। हमने सरदार के सामने तुम्हारी सिफारिश की कि तुम्हें भी एक ख़ास तोहफा दिया जाए। सरदार ने हमारी बात सुनकर कहा, ये तोहफा हम उसे ज़रूर देंगे, लेकिन अभी नहीं। जब ये पूरी तरह से नौजवान बन जाएगा और ज़िंदगी की तलखियों और हकीकत को समझ सके, तभी ये तोहफा उसकी ज़िंदगी बदल देगा। अभी इसकी उम्र इतनी नहीं है कि हमारे दिए हुए तोहफे को संभाल सके। इस तोहफे को उसे सही वक्त पर देना है। हम खामोश हो गए, लेकिन बाद में हमें समझ आया कि ये फैसला कितना दुरुस्त था। कई साल बाद जब तुम जिंदगी से परेशान, हालात से हारे और अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोच रहे थे, सरदार ने हम चारों को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि नौजवान को उसकी नेकी का सिला किया जाए। तुम सब पूरे कबीले में ऐलान कर दो। सरदार ने अपने खजाने में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर हमें दिया। हम चारों ने वो खजाना बैग में रखा और कहा, ये बैग हर हाल में नौजवान के हवाले करना। हमने मिलकर तुम्हारी गाड़ी में सफ़र किया। तुम ड्राइवर थे और हम साथ में खजाना लेकर थे जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला था। अब सरदार ने तुमसे कहा, नौजवान, ये तोहफा तुम्हें कैसा लगा? मैंने उनके सामने कहा, मैं नहीं जानता था कि मेरी छोटी सी मेहनत मेरे लिए इतना बड़ा इनाम लाएगी, लेकिन आपके नज़रिए में मैंने जो मकाम और इज्जत हासिल की है वो किसी माल से कम नहीं। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पूरी कहानी को सुनने का मकसद यही है कि तुम ये न समझो कि ये दौलत तुम्हें बगैर किसी वजह के मिली है। उम्मीद है कि तुम इस खजाने का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में भी करोगे। मैंने उनसे वादा किया कि ये दौलत सिर्फ मेरे काम नहीं आएगी बल्कि हर इंसान को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। फिर वो चारों वहां से गायब हो गए। उस दिन मेरी रूह को ताज़ा कर देने वाली ये मुलाकात मेरी सोच के कई जंजाल खोल गई और मेरी ज़िंदगी का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। अब मैंने फैसला किया कि अब अपनी ज़िंदगी में मदद उन्हीं लोगों की करूँगा जो सच में उसके हकदार है। मैंने फैक्ट्री में नज़र रखना शुरू किया कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो मदद का हकदार हो। कुछ ही दिनों में मुझे कई लोग दिखने लगे जो सच में मुश्किल में थे। एक दिन मैंने मैनेजर से कहा कि चौकीदार को अंदर भेजें। मैनेजर मेरा मुंह देखने लगा, लेकिन मेरे कहने पर उसने उसे बुला लिया। थोड़ी देर बाद चौकीदार सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उसे लगा हो कि उसने कोई गलती कर दी हो। मैंने नर्म लहजे में पूछा, मैं आपको कई दिनों से परेशानी में देख रहा हूँ, बताइए क्या मसला है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उसकी आंखों में हैरत और खुशी की चमक उभर आई। उसने हौले से कहा, सेठ साहब, महंगाई की वजह से 3 महीने से घर का किराया नहीं दे पाया हूँ। मकान मालिक रोज धमकी देता है कि सामान बाहर फेंक दूंगा। समझ नहीं आता क्या करूं। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी किश्तों वाली पुरानी गाड़ी के मालिक की वो धमकियां याद आ गईं जो मेरे बुरे दिनों में रोज देता था। मैं मुस्कुराया और कहा, आप चिंता न करें, मैं अभी मैनेजर से कहकर आपका सारा बकाया करवा देता हूँ। वो बुजुर्ग चौकीदार खुश होकर मुझे दुआएं देने लगा। मुझे दिल में एक अजीब सी राहत और खुशी महसूस हुई। जिंदगी अब पूरी तरह मुझ पर मेहरबान थी। अपने दिल को सच्चाई और खुशी के रास्ते पर रखो, वही खुशी पाओ जो मैंने लोगों के साथ नेक काम करके हासिल की है। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल दास्तान-ए-क़ल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।